दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के मनु भंडारी द्वारा लिखे गए पाठ से संबंधित। इस वीडियो में हम सबसे पहले मनु भंडारी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उस पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ भाव व्याख्या करते हुए उसको विश्लेषित करेंगे और एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पाठ के प्रश्न के उत्तरों को लेकर के बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में, क्योंकि उनके पिताजी अजमेर में जॉब करते थे, इस कारण से। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी 2-3 माह पहले ही उनका देहांत हो गया। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी के प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये कहानी संग्रह हैं आपके। और आपका बंटी एवं महाभोज आपके उपन्यास है। महाभोज को आपने नाटक के रूप में भी लिखा है, इसी उपन्यास का एक तरह से नाट्य रूपांतरण है। तो ये आपकी काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियों या उपन्यासों में उनकी भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो यह हम जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। एक कहानी ये भी उनकी एक आत्मकथात्मक टाइप की कहानी है, लेकिन आत्मकथा नहीं है। वो स्वयं भी इस बात को कहती हैं। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। एक कहानी यह भी, ये एक बड़ी उनकी आत्मकथात्मक कहानी है, लेकिन यहाँ पर छोटा अंश है जो ये दिया जा रहा है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। वहाँ पिताजी रहते थे और उनकी दखलंदाजी ही सब कुछ प्रमुख थी। जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे आदेश।
नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया था, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी, यानी कि दोनों तरह का स्वभाव उनके अंदर मौजूद था। और एक अध्यापक के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में वो काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। अर्थात वो जब अधिक युवा थे तब इस तरह के आवेश, क्रोध, अहंकार, अहमवादी भाव उनके मन में थे। अब जब उम्र ढल गई है तो एक तरह से ये सारे गुण थे, ये सब टुकड़ों में विखंडित हो चुके थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। अर्थात जब समस्या है तो उसका मिलकर के सामना करें। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। यानी कि उनकी माँ इस बात से डरती थी कि अब जो संकट की स्थिति, आर्थिक स्थिति है, परेशानी है, उसका सामना कैसे होगा। उनके पिताजी हमेशा महत्वाकांक्षी, थोड़ा बनावटीपन में रहने वाले, अपने ही उसमें ठाठ में रहने वाले व्यक्ति थे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, किसी से मांगते नहीं थे, इस तरह की स्थिति। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे, यही सब पर शक करते थे। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। विद्यार्थियों, ये स्वाभाविक है कि जो भी बालक होता है, परिवार में माताजी, पिताजी या उसके दूसरे जो अग्रज हैं, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव बच्चे में आता ही है। और कुछ लोग उस स्वभाव को ज़्यादा स्वीकार कर लेते हैं, ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ पर वो आंशिक रूप से कम मात्रा में प्रभावित होता है, लेकिन होता ज़रूर है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। यह स्पष्ट रूप से पता लगता है कि लेखिका कह रही है कि मेरे पिताजी को मेरा सांवलापन पसंद नहीं था, और मेरी जो दूसरी बहन थी वो ज़्यादा मुझसे गोरी थी, सुंदर थी, और इसी कारण तमाम चीज़ें, सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारी चीज़ें वो उसी पर लुटाते थे।
और आज जब लेखिका ने बड़ा कुछ कमा लिया है, नाम भी, प्रतिष्ठा भी, पैसा भी, सम्मान भी, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरी जो महसूस करती हैं, वो सब यही कारण है। हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं सबसे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। यानी कि लेखिका को ये आभास नहीं होता कि वास्तव में ये मैंने अचीव किया है, ये मैंने प्राप्त किया है और इसकी मैं हकदार हूँ। कहीं ना कहीं उसके मन में हीन भाव होता है, कहीं ना कहीं उसको एक डर सा लगा रहता है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, जैसे कि अचानक से ऐसे ही मिल गया, संयोग से। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। यानी कि लेखिका ये कह रही है कि पिताजी का जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं मुझ में भी अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। यानी कि आपका अतीत, जो आपके संस्कार हैं, प्रभाव हैं अग्रजों का, वो जाता नहीं है, वो हमारे साथ में रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। अर्थात हम उससे छूट नहीं सकते। जो भी पारिवारिक रूप से हमें जो मिला है, प्रकृति है, स्वभाव है, आदतें हैं, वो सब चीज़ें। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशीलता थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग हमें कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यानी लेखिका कह रही है कि मैंने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में जो घटनाएं बताई हैं उनको भी यहीं विराम दे करके मैं अब अपने से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो हमारे कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। विद्यार्थियों, इनमें से बहुत सारे खेल ऐसे भी हैं जो आजकल आप लोग शायद न खेलते हों या उनके बारे में न जानते हों, क्योंकि अभी मोबाइल कंप्यूटर के ज़माने ने बहुत सारे खेलों को समाप्त कर दिया है। जो फिजिकली शारीरिक खेल खेले जाते थे उससे बड़ी ताकत मिलती थी, शरीर बलवान होता था। और जिसके लिए आजकल लोग भाग रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, पुष्ट पावर के लिए, आप अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टेमिना वगैरह ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है, वो खेल से बड़े ऑटोमेटिक बढ़ती थी, नेचुरल तरीका था। अब वो समाप्त हो गए हैं। तो लेखिका यही कह रही है, सारे खेल हम खेलते थे,
यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांजा, सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। ये स्वाभाविक तौर से होता है और होता रहा है कि लड़कियां घर में ही रह कर के ज़्यादातर खेल खेलती हैं, लड़के बाहर के खेल, आउटडोर के खेल ज़्यादा खेलते हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारी घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये एक थोड़ा सा विश्वसनीय था। लोग गांव में, मोहल्ले में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें शरीक होते हैं, बुरा होता है तो भी उसमें शरीक होते हैं। यानी कि किसी प्रकार का एक डर नहीं था वहाँ पर। आज तो घर से बाहर या घर के अंदर भी बहुत सारे डर हैं, तो बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, ख़ास तौर से गर्ल्स को, लड़कियों को। लेकिन वो एक समय था जिसमें एक सौहार्द और स्नेहपूर्व और एक सहज माहौल था। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। आज जो आधुनिक परिस्थितियां हैं, महानगर फ्लैट्स आदि का जो कॉन्सेप्ट है, इसने पड़ोस के कल्चर, पड़ोस का सांस्कृतिक माहौल एक तरह से समाप्त कर दिया है। और उसके कारण जो सुरक्षा, सहयोग, स्नेह की भावनाएं थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये आज की पीढ़ी को बड़ा नुकसान हुआ है। वो सारा दौर जो निश्चित रूप से एक सामाजिकता, समरसता का माहौल था, वो समाप्त हो गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। यानी कि हम जो कथाएं लिखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वो लेखक के इर्द गिर्द जीवन के आसपास की घटनाओं से प्रेरणा लेकर के ही लिखी जाती है। उनमें बहुत सारे पात्र यथार्थ होते हैं, सच्चे होते हैं। लेखक अपने कुछ दृष्टिकोण से, कुछ कल्पना शक्ति से उनको फिर विस्तार करता है। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव-भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। यानी कि लेखिका आज भी जब अपने बचपन के इन पात्रों को, इन घटनाओं को याद करती हैं, तो सब कुछ उनको सहज भाव से याद आ जाता है। तो ये स्मृति का खजाना एक बड़ा खजाना है जो कि आज के दौर में नष्ट होता हुआ जा रहा है। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखिका ये कह रही, जो महाभोज उपन्यास उन्होंने लिखा उसमें जो प्रमुख पात्र है दा साहब, कि वो उनके व्यक्तित्व के बहुत प्रभावित थे। यानी कि वो देखती थी प्रतिदिन उनको, और कई वर्षों बाद जब उन्होंने उपन्यास लिखा तो वो पात्र एकदम उसमें जीवंत हो गया, जैसे कि आज की घटना हो, और वो उन्हें देख रही है और उसी रूप में उनका चरित्रांकन कर रही है। उस समय तक हमारे पड़ोस में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, यानी कि 2 चीज़ें जरूरी थी। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। यानी कि अब तक लेखिका के प्रति ध्यान नहीं था उनके पिताजी का, सांवला रंग होने के कारण। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। यानी कि आमतौर पर होता है कि लड़कियों को
घर के कामकाज, रसोई के कामकाज भी आने चाहिए। विवाह होकर के दूसरे परिवार में जब जाती हैं तो वो सारे संस्कार, सारे काम आने चाहिए। हालांकि ये भी एक तरह से अन्यायिक प्रक्रिया है, पूर्णतः सभी को आने चाहिए। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। उनके पिताजी पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां या उनकी बेटी खास तौर से सिर्फ रसोई के काम में ही जुटी रहें और जीवन में दूसरे काम न कर पाएँ। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती रहती थी। यानी कि लोग तो आते जाते रहते हैं, उनके लिए भोजन बनाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे कामों में अपनी कला या प्रतिभा को लगाना चाहिए। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। यानी कि लेखिका जब बचपन में अपने पिताजी की बैठकों को, उनकी बहसों को, उनके पास जो राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक लोग आते थे, उनकी चर्चाएं सुनती थी तो उनको एहसास होता था कि देश में काफ़ी कुछ घट रहा है। गुलामी का दौर था वो, अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। उस समय की बात है, 42 की बात बता रही जैसे कि। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की असहमति से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, इनकी पहली बार हिंदी को बेहतर दृष्टि से जाना। 1 साल पहले ही कॉलेज बना दिया था उस स्कूल को, और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदे साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया कि साहित्य क्या है, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से पढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यानी कि ये सब साहित्यकार उन्होंने, उनकी जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनके सहयोग से, उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से ये सब पढ़ा। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता, जो कि उपन्यास है जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ, बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर था, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। काफ़ी जटिल उपन्यास है ये। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, यानी कि अब कुछ समझ में आया। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। अर्थात साहित्यकार और साहित्य, और उनके साथ बैठ के करके, उनके साथ चर्चाएं करके, उनकी उपन्यासों की कृतियों के ऊपर चर्चाएं करके काफ़ी कुछ साहित्य से जीवन को समझने की चेष्टा की लेखिका ने। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, यानी कि सब जगह ऐसा माहौल था। पिताजी की आज़ादी की सीमा
यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। यानी कि पिताजी ये तो चाहते थे कि देश दुनिया को जाने, लेकिन मेरे साथ बैठकर घर के अंदर। लेकिन लेखिका ये कह रही है कि वो अब ये चाहती थी कि जो दुनिया में हो रहा है मैं उसको साक्षात देखूं, उसका सामना करूं, उस अच्छा है तो उस जैसा करूं, उस जैसी बनूं, हड़तालें करूं, नारे लगाऊं, रैलियों में जाऊं। और पिताजी ये सब नहीं चाहते थे। पिताजी के लिए ये सब करना गलत था, या एक तरह से उनकी आज़ादी को तोड़ना था। और लेखिका ये कह रही है कि मेरे लिए ये सब सहन करना गलत था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यानी कि लेखिका ने विरोध किया। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटते क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। यानी कि कॉलेज में एक इस तरह का माहौल बन गया था। लेखिका एक नेता के रूप में उभर रही थी और बच्चे उनका कहना मान रहे थे। ये माहौल देख के उनके पिताजी को अच्छा लगा कि उनकी लड़की एक दबंग लड़की की तरह व्यवहार कर रही है। एक नेता टाइप का, एक नेतृत्व करने का भाव उनके अंदर है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक चुपचाप सुनती रही। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूशी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपकी लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वे हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? विद्यार्थियों, ये बड़ा मुख्य पॉइंट है। दरअसल आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, इस पर दूसरे लोग बहुत जल्दी अंकुश लगाते हैं। वो निर्णय करते हैं, वो तय करते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि
और ये तो उस समय की बात है जब देश गुलाम था और आज़ादी के लिए हड़तालें चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं विचारों को, आवाज़ को, और उनके घर वालों को एक तरह से भड़का देते हैं, सही को समझ नहीं पाते हैं। तो इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेखिका कहीं ना कहीं यही कहना चाहती है। वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी ने सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अर्थात एक व्यक्ति आया जिसने नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें बताई, दूसरे व्यक्ति ने पॉजिटिव बताई, तो पिताजी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ और लेखिका को भी अच्छा लगा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। यानी कि बड़ी बात थी उस समय। लड़कियों का इस तरह से नेतृत्व करके बोलना बड़ी बात थी गुलामी के समय में। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो यहाँ एक खास बात लेखिका ये कह रही है कि पिताजी का मन तो ये था कि सामाजिक रूप से वो अच्छे व्यक्ति बने और बेटियाँ प्रगति करें, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन दूसरी तरफ वो अंकुश भी लगाते थे। यानी कि वो चाहते थे सब कुछ हो, लेकिन उनके निर्देशन में, उनकी छत्र छाया में, वो जैसा चाहे उस तरह से लड़कियां आगे बढ़े, परिवार बढ़े, समाज बढ़े। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, अर्थात जब हमें आज़ादी मिली तो एक बड़ी खुशी निश्चित रूप से थी। हमने 3rd ईयर की क्लास खुलवा दी, ये बड़ी खुशी नहीं थी, बल्कि आज़ाद हो गए, ये बड़ी खुशी थी। तो विद्यार्थियों, एक कहानी यह भी का एक छोटा सा अंश ये था इस वीडियो के माध्यम से, मनु भंडारी का ये एक आत्मकथात्मक लेख छोटा सा जो हमने पढ़ा। वीडियो ही समाप्त होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और यदि वास्तव में आपके लिए लाभान्वित है, अच्छी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के, या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के, अन्य किसी हिंदी व्याकरण के बिंदु को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।